चंदनपुर गांव एक ऐसा गांव जहां सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और रात चौपाल की कहानियों पर खत्म होती थी। इस गांव में एक बहुत ही पुराना और इज्जतदार किसान परिवार रहता था। घर की मुखिया थी बूढ़ी पार्वती देवी और उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा भैरव और छोटा बेटा किशन। दोनों भाइयों के पास बाप दादाओं की दी हुई 5 बीघा उपजाऊ जमीन थी। जेठ की तपती दोपहर थी, आसमान से आग बरस रही थी। बड़ा भाई भैरव, जो कि शरीर से मजबूत और दिल से बहुत सीधा था, अपने बैलों के साथ खेत में पसीना बहा रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीगकर मिट्टी में सने हुए थे। वहीं छोटा भाई किशन पेड़ की छांव में बैठा एक तिनका चबा रहा था और बार बार अपना पसीना पोंछकर झुंझला रहा था। भैया, और कितनी देर बैलों की तरह इस मिट्टी में खटना है? मेरी तो कमर टूट गई है, धूप से चमड़ी जल रही है। क्या मिलेगा इस सूखी मिट्टी से हमें? किशन मेरे भाई, ये मिट्टी सूखी जरूर है, लेकिन ये हमारी धरती माँ है। जब हम इसमें अपना पसीना मिलाएंगे तभी तो ये हमें सोना यानी अनाज देगी। तू थोड़ी देर और छांव में बैठ जा, मैं ये आखिरी क्यारी जोत कर आता हूँ। यही तो दिक्कत है भैया, आप पूरी जिंदगी इस खेत में पसीना बहाते रहोगे और हमें मिलेगा क्या? वही रूखी सूखी रोटी और फटे हुए कपड़े। उधर देखो, गांव के सरपंच और रामलाल साहूकार की हवेली को देखो। उन्होंने कभी खेत में हल नहीं चलाया, फिर भी वो मखमल के गद्दों पर सोते हैं और देसी घी खाते हैं। किशन, साहूकार का घी लोगों का खून चूस कर बनता है। हमारी रूखी सूखी रोटी में जो सुकून की नींद है ना, वो उसकी हवेली में नहीं है। बापू कहकर गए थे कि खेत हमारी माँ है, इसे कभी मत छोड़ना। चल अब, माँ घर पे चूल्हे के पास हमारा इंतजार कर रही होगी। दोनों भाई घर लौट आते हैं। घर कच्चा था, आंगन में एक गाय बंधी थी और बूढ़ी पार्वती देवी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। भैरव ने माँ के पैर छुए और हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गया, लेकिन किशन बिना कुछ बोले एक कोने में जाकर चारपाई पर लेट गया। पार्वती देवी समझ गई कि छोटे बेटे के मन में कोई अशांति है। क्या हुआ मेरे लाल, आज तूने खेत में ज्यादा काम कर लिया क्या? आजा, मैंने तेरे लिए गुड़ और ठंडी छाछ रखी है। मुझे नहीं खानी ये बाजरे की रोटी और छाछ। माँ, मुझे इस गरीबी से नफरत हो गई है। कब तक हम इस कच्चे घर में रहेंगे? बरसात में छत टपकती है, सर्दियों में ठंडी हवा आती है। मुझे इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बनना है। मुझे पक्का मकान चाहिए। सब होगा छोटे, इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है। फसल कटते ही मैं सबसे पहले घर की छत पक्की करवा दूंगा। तू बस थोड़ा धीरज रख। किशन बिना खाना खाए घर से बाहर निकल गया। उसके मन में लालच और जल्दी अमीर बनने की आग धधक रही थी। वो गांव की चौपाल की तरफ गया। वहां गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी रामलाल साहूकार अपनी बड़ी सी मूंछों पर ताव देते हुए बैठा था। रामलाल की नजर गांव के हर उस खेत पर थी जो उपजाऊ हो, और भैरव किशन का खेत गांव का सबसे अच्छा खेत था। रामलाल ने जब किशन को उदास और गुस्से में देखा तो उसे अपना शिकार मिल गया। वो किशन के पास गया और बहुत ही मीठी आवाज में बोला, अरे किशन बेटे, क्या बात है? आज चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? जवानी के दिनों में तो चेहरे पर नूर होना चाहिए, और तू है कि बुझे हुए दिए की तरह घूम रहा है। क्या करूं साहूकार जी, मेरी किस्मत ही खराब है जो मैंने एक गरीब किसान के घर जन्म लिया। भैया कहते हैं कि खेत में पसीना बहाओ, लेकिन मुझे अब इस मिट्टी में हाथ नहीं सानने। मुझे भी आपकी तरह बड़ा व्यापार करना है, पर मेरे पास पैसा नहीं है। बस इतनी सी बात? तू तो मेरे छोटे भाई जैसा है। अरे बेवकूफ, असली खजाना तो तेरे पास ही है। जो तुम्हारे बाप दादा की 5 बीघा जमीन है, वो कोई मामूली मिट्टी नहीं है। अगर तू चाहे तो कल ही इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। मैं कुछ समझा नहीं साहूकार जी, वो जमीन तो मेरे और भैया के नाम पर है। यही तो तेरी नासमझी है। तेरे भैया भैरव ने तुझे अपना गुलाम बना रखा है। वो खुद भी गरीब रहेगा और तुझे भी गरीब रखेगा। तू एक काम कर, अपने हिस्से की 2.5 बीघा जमीन मेरे पास गिरवी रख दे। मैं तुझे उसके बदले इतना पैसा दूंगा कि तू शहर से बड़ा ट्रैक्टर ला सकता है, अनाज का बड़ा व्यापार शुरू कर सकता है और अपना पक्का मकान बना सकता है। लेकिन साहूकार जी,
अगर भैया और माँ को पता चला तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। हमारे परिवार में आज तक किसी ने जमीन गिरवी नहीं रखी। अरे तो जब तू व्यापार से पैसा कमा लेगा तो अपनी जमीन वापस छुड़ा लेना। कौन सा मैं तेरी जमीन खा जाऊंगा? सोच ले किशन, या तो जिंदगी भर बैलों के पीछे गोबर उठाता रहे या फिर मालिक बन के जिंदगी जी। फैसला तेरा है। रामलाल की बातों ने किशन के दिमाग पर जादू कर दिया। हवेली, ट्रैक्टर और पैसों का लालच उसके खून में दौड़ने लगा। उसने साहूकार की बात मान ही। अगले दिन सुबह सुबह जब पूरा गांव सो रहा था, किशन ने घर में कलेश, झगड़ा शुरू कर दिया। भैया, माँ, बाहर आओ सब। मुझे मेरा हक चाहिए, आज ही इसी वक्त। क्या हुआ किशन? सुबह सुबह क्यों पूरे गांव को इकट्ठा कर रहा है? क्या हक चाहिए तुझे? मुझे इस बाप दादा की जमीन में अपना आधा हिस्सा चाहिए। मैं अब आपके साथ उस खेत में मजदूरी नहीं करूंगा। मैं अपने हिस्से की जमीन का जो चाहे करूं, आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं अपना बंटवारा चाहता हूं। ये क्या कह रहा है तू किशन? जमीन का बंटवारा? अरे जिन हाथों से मैंने तुम दोनों को एक थाली में खाना खिलाया, आज तू उसी घर को तोड़ने की बात कर रहा है। बेटा, किसान की जमीन कटती है ना तो उसका सीना कटता है। ऐसा मत कर मेरे लाल। माँ को मत रुला किशन, तुझे काम नहीं करना मत कर। तू घर पर बैठ, मैं अकेला पूरा खेत संभाल लूंगा। लेकिन ये बंटवारे की बात जुबान पर मत ला, लोग हंसेंगे हम पर। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैंने रामलाल साहूकार को जबान दे दी है। मैं अपने हिस्से की जमीन उनके पास गिरवी रख रहा हूं और बदले में वो मुझे व्यापार के लिए पैसे दे रहे हैं। अगर आपने मुझे मेरा हिस्सा खुशी खुशी नहीं दिया तो मैं पंचायत बुला लूंगा। पंचायत का नाम सुनते ही भैरव अंदर तक टूट गया। उसे अपने घर की इज्जत बाजार में नीलाम होती दिखी। एक बड़े भाई का दिल हार गया। भैरव ने कांपते हुए हाथों से घर के अंदर जाकर जमीन के कागज निकाले और आंसुओं के साथ अपने छोटे भाई के सामने रख दिए। ले जा किशन, जिस मिट्टी ने हमें पाला, आज तूने उसी का सौदा कर दिया। याद रखना मेरे भाई, जो जड़ से कट जाता है वो पेड़ कभी हरा नहीं रहता। ईश्वर तुझे सद्बुद्धि के। किशन ने बिना एक पल की देरी किए वो कागज उठाए और साहूकार की हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। घर में पीछे एक बूढ़ी माँ का विलाप और एक बड़े भाई की खामोशी रह गई थी। किशन को लगा था कि उसने दुनिया मुट्ठी में कर ली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने रामलाल साहूकार के बिछाए हुए एक बहुत भयानक जाल में अपना पहला कदम रख दिया है। जमीन के कागज रामलाल साहूकार के हाथ में सौंपते ही किशन को पैसों की एक बड़ी गड्डी मिल गई। पैसों की उस चमक ने किशन की आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि उसे अपनी बूढ़ी माँ के आंसू और बड़े भाई भैरव की उदासी कुछ भी दिखाई नहीं दी। किशन ने अगले ही दिन गांव के पास वाले कस्बे से एक नया लाल रंग का ट्रैक्टर खरीद लिया। उसने अच्छे और चमकदार कपड़े सिलवा लिए और अपने गले में एक मोटी सोने की चेन पहन ली। अब वो पैदल नहीं बल्कि अपनी ट्रैक्टर पर बैठकर पूरे गांव में शान से घूमता था। गांव की चौपाल पर अब किशन के ही चर्चे होते थे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते तो कुछ समझदार बुजुर्ग सिर हिलाकर अफसोस जताते। एक दिन जब किशन अपने ट्रैक्टर से धूल उड़ाता हुआ चौपाल के पास से गुजरा तो गांव के एक पुराने काका ने उसे रोका। अरे किशन बेटे, जरा ट्रैक्टर रोक। बहुत दिनों से तू अपनी माँ और बड़े भाई की तरफ गया नहीं। सुना है तूने अनाज का बड़ा व्यापार शुरू किया है। पर बेटा, बाप दादा की जमीन साहूकार के पास गिरवी रखकर ये जो तू हवा में उड़ रहा है ये ठीक नहीं है। रामलाल साहूकार का पैसा ऐसा है जैसे गुड़ में लिपटा हुआ जहर। काका, आप लोग पुरानी सोच के आदमी हो। आप पूरी जिंदगी खेत की मिट्टी फांकते रह गए। मुझे देखो, आज गांव में सबसे बड़ा ट्रैक्टर मेरा है। मैंने किसानों से सस्ता अनाज खरीदकर शहर में महंगे दाम पर बेचने का काम शुरू किया है। कुछ ही महीनों में साहूकार का पैसा उसके मुंह पर मारूंगा और अपनी जमीन छुड़ा लूंगा। आप मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी उस टूटी चारपाई पर आराम करो। किशन अपनी अकड़ में वहां से चला गया। उधर बड़ा भाई भैरव अपनी बची हुई 2.5 बीघा जमीन में दिन रात एक कर रहा था। भैरव के पास अब बैल भी एक ही बचा था क्योंकि दूसरे बैल की उम्र पूरी हो गई थी। भैरव ने खुद अपने कंधे पर हल का दूसरा हिस्सा रखा और बैल के साथ मिलकर खेत जोता। उसका पसीना उस मिट्टी में गिरता और मिट्टी महक उठती। चल मेरे राजा,
थोड़ा और जोर लगा ले। ये धरती अपनी माँ है। जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद है, हम इस मिट्टी को बंजर नहीं होने देंगे। इसी खेत की कमाई से मुझे अपनी माँ की दवा भी लानी है। भैरव की मेहनत रंग लाई और उस साल उसके खेत में लहलहाती हुई फसल खड़ी हो गई। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। मौसम ने अचानक करवट ली। जिस अनाज के व्यापार में किशन ने साहूकार का सारा पैसा लगाया था, वो अनाज उसने गांव के बाहर एक खुले गोदाम में रखा था ताकि शहर में दाम बढ़ने पर उसे बेचे। लेकिन एक रात बिन मौसम की भयंकर बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि किशन के गोदाम की कच्ची छत उड़ गई। उसका लाखों रुपए का खरीदा हुआ सारा अनाज पानी में भीगकर सड़ गया। अगली सुबह जब किशन वहां पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने उसका पूरा व्यापार मिट्टी में मिल चुका था। सड़े हुए अनाज की बदबू से ज्यादा उसे अपनी बर्बादी की बदबू आ रही थी। वो वहीं घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? मेरा ट्रैक्टर, मेरी जमीन सब चला जाएगा। किशन बदहवास हालत में रामलाल साहूकार की हवेली की तरफ भागा। हवेली के बड़े से दालान में रामलाल अपने मसनद के सहारे बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और चालाक मुस्कान थी। किशन रोता हुआ साहूकार के पैरों में गिर पड़ा। साहूकार जी, मैं लुट गया। मेरा सारा अनाज बारिश में सड़ गया। मुझे पूरी तरह घाटा हो गया है। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए साहूकार जी। मैं दिन रात मजदूरी करूंगा, लेकिन आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। बस मेरी जमीन पर कब्जा मत करना। जो रामलाल कुछ महीने पहले किशन को गले लगाकर छोटा भाई बुला रहा था, आज उसकी आंखों में एक शैतान बैठा था। रामलाल ने हुक्के की नली छोड़ी और किशन को अपने पैरों से दूर धकेल दिया। दूर हट बे भिकमंगे, मेरे मलमल के कपड़े खराब कर दिए। समय चाहिए तुझे? किस बात का समय? जब तू नए ट्रैक्टर पर बैठकर पूरे गांव में हवाबाजी कर रहा था, तब तो तुझे समय की याद नहीं आई? ऐसा मत कहिए साहूकार जी, मैं आपका कर्ज जरूर चुका दूंगा। मेरी वो 2.5 बीघा जमीन मेरी माँ की जान है। तेरी जमीन? कौन सी जमीन बे? मुनीम जी, जरा इस गंवार को इसके अंगूठे वाले कागज पढ़कर सुनाओ। कागज में साफ साफ लिखा है कि अगर किशन ने 6 महीने के भीतर मूल रकम और उस पर लगा 5% महीने का ब्याज नहीं चुकाया, तो उसकी 2.5 बीघा जमीन और उसका सारा सामान सीधे तौर पर रामलाल साहूकार का हो जाएगा। कल रात ही 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 5% महीने का ब्याज? लेकिन साहूकार जी, आपने तो कहा था कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। आपने तो ब्याज की कोई बात ही नहीं की थी। आपने मेरे साथ धोखा किया है। जुबान संभाल कर बात कर किशन। तूने खुद अनपढ़ों की तरह बिना पढ़े अंगूठा लगाया था। धोखा मैंने नहीं, तेरे लालच ने तेरे साथ किया है। ओए कालू, जा जाकर इसका वो लाल ट्रैक्टर हवेली के पीछे खड़ा कर दे। और सुन किशन, आज से उस 2.5 बीघा खेत पर तेरा कोई हक नहीं है। अगर तूने उस खेत की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो तेरे हाथ पैर तुड़वाकर कुएं में फेंकवा दूंगा। निकल मेरी हवेली से बाहर। साहूकार के गुंडों ने किशन को धक्के मारकर हवेली के लोहे वाले बड़े दरवाजे से बाहर सड़क पर फेंक दिया। किशन धूल में सना हुआ सड़क पर पड़ा था। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी साहूकार के डर से उसे उठाने आगे नहीं आया। आज किशन के शरीर पर वो महंगे कपड़े फट चुके थे। गले की सोने की चेन साहूकार ने छीन ली थी। ट्रैक्टर जा चुका था और सबसे बड़ी बात, वो माटी, वो खेत जिसे उसके पिता ने अपने खून पसीने से सींचा था, वो आज हमेशा के लिए उसके हाथों से निकल चुका था। किशन खाली हाथों से सड़क की धूल को मुट्ठी में भरकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं किसी लायक नहीं रहा। मेरा लालच मुझे खा गया। मैंने अपनी धरती माँ का सौदा कर दिया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। किशन रोता हुआ लड़खड़ाते कदमों से अपने उसी पुराने कच्चे घर की तरफ बढ़ने लगा, जिसे वो कुछ महीने पहले गालियां देकर छोड़ गया था। उसे याद आ रहे थे अपने बड़े भाई भैरव के वो शब्द, जो जड़ से कट जाता है वो पेड़ कभी हरा नहीं रहता। आज वो पेड़ पूरी तरह सूख कर टूट चुका था।
लेकिन सवाल ये था कि क्या उसका बड़ा भाई भैरव और उसकी बूढ़ी माँ उस गद्दार बेटे को वापस अपनाएंगे? क्या भैरव अपने पिता की उस गिरवी रखी हुई जमीन को साहूकार के चंगुल से आजाद करवा पाएगा, या साहूकार की नजर अब भैरव के बचे हुए खेत पर भी पड़ेगी? सूरज ढल चुका था। गांव के कच्चे रास्तों पर अंधेरा छाने लगा था। किशन फटे हुए कपड़ों में लड़खड़ाते कदमों से अपने पुराने घर की चौखट पर पहुंचा। चौखट पर आते ही उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। आंगन में बूढ़ी पार्वती देवी दिया जला रही थी और बड़ा भाई भैरव अपनी कुदाल साफ कर रहा था। आहट सुनकर दोनों दौड़े। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मेरा सारा गुमान टूट गया। साहूकार ने मुझे धोखा दिया, मेरा अनाज सड़ गया और उसने हमारी आधी जमीन हड़प ली। मैंने इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मुझे मारो भैया, मुझे बहुत मारो। भैरव की आंखें भी भर आईं। जो बड़ा भाई कल तक अपने छोटे भाई की कड़वी बातें सुनकर खामोश था, आज उसका रोना नहीं देख पाया। भैरव ने झुककर किशन को उठाया और उसे कसकर गले लगा लिया। चुप कर पगले, रोते नहीं। मैंने तुझसे कहा था ना कि जो जड़ से कट जाता है वो सूख जाता है। तूने दुनिया की ठोकर खाकर ये बात सीख ली, यही बहुत है। जमीन गई है, मेरा भाई तो वापस आ गया। पैसे और जमीन तो हाथ का मैल है बेटा। जब तक परिवार एक साथ खड़ा है, कोई हमें नहीं हरा सकता। जा, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए रोटी लाती हूँ। उस रात किशन ने बहुत दिनों बाद अपनी माँ के हाथ की बनी बाजरे की रोटी और छाछ पी। उसे लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना खाया हो। लेकिन कहानियां भी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन सुबह सुबह रामलाल साहूकार अपने 4 गुंडों के साथ भैरव के खेत पर आ धमका। रामलाल की नजर अब भैरव की बची हुई 2.5 बीघा जमीन पर थी। और भैरव, क्या हाल है? सुना है तेरा वो नाकारा भाई कल रात रोता हुआ घर वापस आ गया है। देख भैरव, तेरे पास आधी जमीन बची है, उसमें तू क्या ही उखाड़ लेगा। ऐसा कर, ये बाकी की 2.5 बीघा जमीन भी मुझे बेच दे। मैं यहाँ एक बड़ा गोदाम बनवाऊंगा। मैं तुझे इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। साहूकार जी, आपने मेरे नासमझ भाई को ठग कर आधी जमीन हड़प ली। वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन ये जो बची हुई धरती है, ये मेरी माँ है और किसान अपनी माँ का सौदा नहीं करता। आप यहां से चले जाइए। तेरी इतनी हिम्मत? तू रामलाल साहूकार को ना कह रहा है? मैं चाहूं तो कल ही तेरे खेत का पानी रुकवा सकता हूं। भूखे मरोगे तुम सब। साहूकार के गुंडे आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। अगर मेरे भैया की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो यहीं मिट्टी में गाड़ दूंगा साहूकार। रामलाल हैरान रह गया। जो किशन कल तक उसके पैरों में गिड़गिड़ा रहा था, आज उसकी आंखों में एक शेर जैसी हिम्मत थी। आपने मेरा लालच देखा था साहूकार, अब आप मेरा और मेरे भैया का पसीना देखेंगे। ये किसान का बेटा है, एक बार गिर सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता। अपनी वो गिरवी रखी हुई जमीन मैं इसी मिट्टी से अनाज उगाकर वापस लूंगा, ये मेरा वादा है। अब निकल जाइए यहां से। साहूकार और उसके गुंडे किशन का वो रौद्र रूप देखकर वहां से खिसक गए। उस दिन के बाद से गांव वालों ने एक ऐसा नजारा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। भैरव और किशन दोनों भाइयों ने दिन रात एक कर दिया। किशन जो पहले धूप से डरता था, अब वो भरी दोपहरी में नंगे पैर खेत जोतता था। दोनों भाइयों का पसीना जब उस सूखी मिट्टी में गिरा तो धरती भी जैसे मुस्कुरा उठी। पार्वती देवी रोज दोपहर को खेत में दोनों बेटों के लिए खाना लाती। परिवार का वो प्यार और वो मेहनत रंग लाई। उस साल मौसम ने भी उनका साथ दिया और भैरव किशन के खेत में गांव की सबसे बेहतरीन फसल पैदा हुई। गेहूं की बालियां सोने की तरह चमक रही थी। फसल कटने के बाद भैरव और किशन ने अपना अनाज गांव के बिचौलियों को बेचने के बजाय सीधा शहर की बड़ी मंडी में जाकर बेचा। फसल इतनी अच्छी थी कि उन्हें बाजार भाव से 2 गुना दाम मिला। उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो साहूकार का सारा कर्जा ब्याज समेत चुका सकते थे। अगली सुबह भैरव और किशन सीधे रामलाल साहूकार की हवेली पहुंचे। रामलाल अपने मसनद पर लेटा था। किशन ने रुपयों से भरी एक बड़ी सी थैली साहूकार के मुंह के सामने मेज पर पटक दी। ये रहे आपके पैसे रामलाल जी, मूल रकम और आपका वो 5% का ब्याज सब जोड़कर लाया हूँ।
पूरे के पूरे गिन लो और लाओ मेरी जमीन के वो कागज वापस करो। रामलाल उन पैसों को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये दो साधारण किसान इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे ले आए। ये इतने पैसे तुम कहां से लाए? तुमने कोई चोरी तो नहीं की? किसान चोरी नहीं करता साहूकार जी। ये हमारी मेहनत, हमारे पसीने और हमारे परिवार की एकता की कमाई है। जब परिवार एक साथ खड़ा हो तो आप जैसे 1000 साहूकार भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कागज निकालिए। भरे हुए मन से और कांपते हाथों से रामलाल को वो गिरवी रखे हुए कागज वापस करने पड़े। किशन ने वो कागज लिए और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। शाम का समय था। दोनों भाई अपने खेत की मेड़ पर बैठे थे। ढलते सूरज की सुनहरी किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। खेत फिर से पूरा 5 बीघा हो गया था। किशन के हाथों में छाले पड़े हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। भैया, मुझे लगता था कि अमीर बनने के लिए शहर जाना पड़ता है, चालाकी करनी पड़ती है, दिखावा करना पड़ता है। लेकिन मैं गलत था। असली दौलत तो इंसान की ये मिट्टी है और उसका परिवार है। शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा इंसान को सिर्फ घमंड देता है, जो एक दिन उसे बर्बाद कर देता है। लेकिन अपने पसीने से कमाई हुई रूखी रोटी इंसान को सुकून की नींद देती है। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं इस माटी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भैरव ने प्यार से अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा। उन दोनों के चेहरों पर एक विजयी मुस्कान थी और इसी के साथ चंदनपुर गांव में हमेशा के लिए ये बात मशहूर हो गई कि माटी का मोल पैसों से नहीं बल्कि पसीने और प्यार से चुकाया जाता है।